नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। क्या आप जानते हैं कि माधवबाग हॉस्पिटल में कई सारे ट्रीटमेंट्स बिना सर्जरी के किए जाते हैं, खासकर हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारी। हार्ट डिजीज़ से संबंधित जो बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ओबेसिटी, ये सारी बातें भी बिना सर्जरी के इलाज किया जाता है। आज तक माधवबाग ने अपने 17 साल के सफ़र में 10.5 लाख से ऊपर पेशेंट्स को ट्रीट किया है, सक्सेसफुली ट्रीट किया है। केवल 1 लाख पेशेंट्स को तो सिर्फ हार्ट ऑपरेशन होने से बचा लिया और उसके पहले नॉन सर्जिकल तरीके से क्योर किया है। ये सब आज हम जानेंगे। आयुर्वेद के प्रॉपर्टीज़ क्या, आयुर्वेद के फ़ायदे क्या, ये भी आज हम सुनेंगे। अगर आप हार्ट डिजीज़ या उससे संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो तो ये कार्यक्रम आपके लिए ज़रूर है, देखिएगा। आज हमारे साथ है माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के आईपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके, जो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर यहाँ पर आज हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अंत तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम सर। नमस्कार। सर, इंडिया में हर 33 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज से ग्रसित हो जाता है। ये चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। सबसे बुरी बात यह है कि इसमें युवा पीढ़ी जो है वो भी इसमें शामिल है, मतलब यंग लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि इसको क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल। जो यंग एज में प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो ये समझना है कि उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल जो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, और जो हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या हमारा थायराइड है, या ओबेसिटी है, या जो हार्ट अटैक भी आता है, या ब्लॉकेजेस जो आते हैं, ये सब हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से होने वाली बीमारियाँ है। इसीलिए उनकी कैटेगरी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब जो भी हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, डाइट का हमारा जो है वो डिस्टर्बेंस है, और हमारा बाद में जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब इंडस्ट्री में टिकने के लिए जो प्रेशर रहता है, तो उसके वजह से हम खुद का ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हार्ट डिसीज जो पहले 40 के बाद आने की संभावनाएं थी, वो अभी उसकी कोई उम्र रही नहीं है। तो 25 से 40 के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये हार्ट डिसीज अभी पाया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है सर? ये स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल, स्ट्रेस ज़्यादा है, और लाइफस्टाइल जो है उनकी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, जिसके वजह से ये सारी बीमारियां उनको जल्दी समझ में आ रही है। लेकिन ये बीमारियां नॉन सर्जिकल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ये माधवबाग क्लेम करता है। अगर आपने आपकी बीमारी या आने वाले हार्ट को खतरा अगर आपने पहले ही जान लिया, जिसको हम कहते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट, मतलब फ्यूचर में मेरे हार्ट को कितना रिस्क है, अगर ये मैंने पहले ही जान लिया तो उसको मैं जल्दी ही या सही समय पे उसको ठीक कर सकता हूँ और बड़े खतरे को टाल सकता हूँ। क्योंकि कभी भी जब हार्ट डिजीज़ की बात होती है तो जनरली लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल फियर होता है कि सर्जरी करानी पड़ सकती है। लेकिन अब व्यूअर्स को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माधवबाग के पास एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसके बारे में आज हम थोड़ी देर से बात करेंगे। एक और बात बताइए सर, जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ के बाद उसके मेडिकल एडवांसमेंट्स हुए, नए नए मेडिसिन आए अगर सब, तो जब इतना प्रिसिशन मेथड्स है सर्जरी के या एडवांस टेक्नोलॉजी से, इसके बावजूद नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ क्यों जाएगा कोई भी आदमी आयुर्वेदिक तरीके से? पहले तो हमको ये समझना है कि जो हमें भगवान ने हमको जो हार्ट दिया है, उसका काम होता है कि री और दय, मतलब क्या, रिसीव एंड गिव। ये ब्लड का आदान प्रदान करता है। और किस माध्यम से करता है? तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके माध्यम से ये आदान प्रदान चलता रहता है। तो हृदय का मतलब होता है आयुर्वेद में कि आपका हार्ट और उससे जुड़ी हुई लाखों हजारों खून की नलियां या ब्लड वेसल्स, उस पूरे सिस्टम को आयुर्वेद में हृदय कहा गया है। मतलब ये जो हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस सिस्टम को आयुर्वेद में हृदय कहा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम बैठे हुए हैं तो हमारे हार्ट को रेस्टिंग फेज में 225 ml का ब्लड सप्लाई चाहिए होता है नॉर्मली काम करने के लिए। जब हम यहाँ से उठ के चलेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, कुछ वॉक करेंगे, तो हमारे हार्ट को 750 ml का ब्लड सप्लाई चाहिए होता है कि एक्स्ट्रा काम उसको करना है। मतलब सेम ब्लड वेसल्स में 225 ml रेस्टिंग में, और एक्सट्रीम कंडीशन में भी 750 ml, मतलब 3 से 4 गुना का ब्लड सप्लाई हमको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो हमारी वेसल्स को भगवान ने फ्लेक्सिबल बना के रखा हुआ है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? तो हमारे खून के वेसल्स के अंदर एक लेयर होता है एंडोथेलियम नाम का, उसके अंदर का वो जो कैपेबिलिटी है, प्रॉपर्टीज़ है, वो हमारे खून के नलियों को मोटा बना देता है या रास्ता चौड़ा कर देता है, वापस से नॉर्मलाइज कर देता है, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे और एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो का वो जो है रास्ता बना के दे दे। लेकिन अगर आप सोचो कि एंजियोप्लास्टी, जहाँ पे हम स्टेंट डालते हैं, जो ब्लॉकेज का डर रहता है कि ब्लॉकेज हमारे खून का सप्लाई रोकता है, तो वहाँ पे सिर्फ
ब्लॉकेज का जो कचरा है वो सामने से हटा के फैला दिया। वहाँ पे बस आपको स्प्रिंग डाल के मिलती है, उसको हम स्टेंट बोलते हैं। तो अगर मैंने वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का अगर कोई मटेरियल डाल दिया तो मैंने मेरे वेसल्स को जो फ्लेक्सिबल रहती थी उसको मैंने स्टेनोस कर दिया या स्टीफ कर दिया। मतलब ये फ़ायदा है या नुकसान है, तो ये नुकसान हो गया। दूसरा, अगर हम बाईपास देखें तो बाईपास का मतलब ये होता है कि मेन रोड पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैंने फ्लाई ओवर का रास्ता बना दिया है। मतलब ब्लॉकेज एक जगह पे तो वहीं पे बैठे हुए है, उसको ना छेड़ते हुए मैंने मेरे ही खून की नली है, जो मेरे हाथ या पैर की अच्छी वाली खून की नली जिसका एंडोथेलियम परफेक्ट है या हेल्दी है, उसको मैंने जोड़ दिया और ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया। तो एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ क्या कर दिया कि रिवैस्कुलाइजेशन किया, मतलब उस रास्ते को नया रास्ता जोड़ दिया। उसी को बोलते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास में हो जाती है। लेकिन माधवबाग की ट्रीटमेंट जो है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जैसा मैंने हृदय का कहा कि हृदय मतलब हमारा हार्ट और उसके साथ जुड़ी हुई ब्लड वेसल, अगर उसका शुद्धिकरण मैंने किया, जो ब्लॉकेज जमा हुआ है उसको अगर मैंने धीरे धीरे कम करते गया और मेरी वेसल्स को जो पहले स्टेनोस हो चुकी थी उसको अगर मैंने वापस फ्लेक्सिबल बना दिया तो मेरे हार्ट का ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, जो कि नेचुरल तरीके से। बिल्कुल। तो इसीलिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है माधवबाग में, जिसका नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा। जी, इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप में हार्ट डिजीज़ है और आपको सजेस्ट किया गया होगा कि आप सर्जरी करा लीजिए, बाईपास करा लीजिए या एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, तो इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले, आप जरा रुक जाइए। माधवबाग के पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का तरीका भी है और उसको आजमाइए। सेकंड ओपिनियन हमेशा अच्छा ही रहता है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। नंबर है 022489300202। इस फ़ोन पर एक मिस कॉल देंगे तो माधवबाग के एक्सपर्ट्स आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा डॉक्टर्स के साथ और आपका सही इलाज किया जाएगा। मैं और एक बात बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि माधवबाग वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें हृदय रोग मुक्त भारत अभियान चला रहा है और फॉर्चुनेटली ये अभियान विदर्भ से स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसका भी लाभ उठाइए ज़रूर। मैंने जैसे कहा, नंबर है 022489300202, जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सर, अभी आपने अपनी बातों के दौरान कहा कि SHS संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये क्या है, ज़रा डिटेल में समझाइए ताकि हमारे दर्शक इसके बारे में समझ सकें। अब जैसे कि मैंने बताया कि हृदय का मतलब होता है कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये खराब क्यों होता है तो ये पहले हम जान लेते हैं। हम जो भी खान पान करते हैं तो इसका अगर हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वो सारा का सारा कैलोरीज सेविंग में चला जाता है और वो सेविंग ही हमारा चर्बी के रूप में या कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होना चालू होता है। अगर वो लीवर में सबसे ज़्यादा जमा हो गया तो फैटी लीवर डेवलप होता है और फैटी लीवर अगर ज़्यादा लिमिट के बाहर हो गया तो वही जो एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन के रूप में या कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा होते हैं या फैट जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा आपको डायबिटीज़ के रूप में बढ़ के मिलेगा या फिर आपके ब्लॉकेज के रूप में बढ़ के मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पे टेस्ट है कि आपको अगर आपका लिपिड प्रोफाइल पता होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, मतलब आपकी अंदर की कैलोरीज की मात्रा कितनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा जी। अब ये डाइट जो हम ले रहे हैं अगर हमने यूज़ नहीं किया तो ब्लॉकेज के रूप में जमा होता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे वेसल्स फ्लेक्सिबल रहती है, भगवान ने उसको फ्लेक्सिबल दिया है, तो उसका एंडोथेलियम का जो लेयर है वो काफ़ी मदद करता है उसको फ्लेक्सिबल रखने में। अगर उसके अंदर का जो ब्लड है उसमें अगर हमारे डेली डाइट में से शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा जा रही है, कोलेस्ट्रॉल मतलब तले हुए खाद्य पदार्थ है या फ्राइड वाली चीज़ें हैं या बाहर का जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये हम बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल ही करने का समय नहीं मिल रहा है या हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अल्कोहल, निकोटीन, अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है सेवन करने में तो ब्लड की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है ये विस्कस हो जाती है और विस्कस होने की वजह से ब्लड का ट्रैफिक अगर हेवी हो गया तो एंडोथेलियम को डैमेज होना चालू हो जाता है। उस डैमेज को भरने के लिए हमारे ही बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे आपका पैचवर्क करके बैठ जाता है और उसको फिक्स करने के लिए बॉडी कैल्शियम फाइबर की लेयर जमा देती है। तो ये जो है प्रोसेस ये ग्रेजुअली होती रहती है। इससे जो ब्लॉकेज जो बनते हैं तो ब्लॉकेज में वही पाया जाता है जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फाइबर, इन तीन चीज़ों का मिलके ही ये ब्लॉकेज या उसको प्लाक कहा जाता है। अब ये एक दिन में तो नहीं आते, इसको आने का कम से कम समय है 4 से 6 साल। तो ये ग्रेजुअली आते रहते हैं। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पैदा करेंगे, आपकी वेसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी जब हैम्पर करेंगे, तब आपको तकलीफ होना चालू होगी।
मतलब रेस्टिंग में आपको वो तकलीफ नहीं देने वाले हैं। जब आप वॉक करोगे या कुछ हेवी काम करोगे या कोई एक्साइटमेंट में आप कहीं जा रहे हो या आपका एक्साइटमेंट में कुछ आपका काम हो रहा है, तब आपको वो तकलीफ देगी, क्योंकि वो वेसल्स फ्लेक्सिबल नहीं रही, वो स्टिफ हो गई, तो वहाँ पे ब्लड का जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप होगा, तो वहाँ पे फ्लो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है कि ब्लॉकेज और हार्ट अटैक, ये दोनों भी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। तो ब्लॉकेज आपके 4 से 6 सालों में आने वाली प्रोसेस के बाद में आने वाला वो आपका एक परिणाम है। और जब भी उस खून के नलियों के अंदर अगर आपका खून का थक्का या ब्लड क्लॉट अगर जम के फंस गया, तो अगर वो क्लॉट फंस गया तो उसको बाहर पुश करने के लिए, आगे पुश करने के लिए आपकी वेसल्स फ्लेक्सिबल अगर होंगी तो वो आराम से पास कर देगी। और दूसरा, आपके हार्ट के मसल्स की ताकत अगर अच्छी होगी तो वो जोरदार पुश करके, पंप करके उसको आगे धकेल देंगे। लेकिन अगर वो वेसल्स कड़क होकर रखी है और आपके उसी वेसल्स में वो क्लॉट फंस गया, तो जितना लंबा समय आपके वो वेसल में फंसा रहा, उसी को हम बोलते हैं मेजर अटैक आ गया, क्योंकि उसका डैमेज उतना ही सीवियर रहने वाला है। और ब्लड क्लॉट अगर देखे, उसका अगर स्टडी किया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स रहते हैं। और जो मैंने ब्लॉकेज बताया उसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइबर, ये 3 चीजें का मिश्रण रहता है, डिपोजिशन रहता है। तो क्लॉट जो है, क्लॉट बनने की जो टाइम पीरियड है वो रहता है सिर्फ 4 से 6 सेकंड, इतना इंस्टेंटली ये बनता है। आपने कभी सुना होगा किसी को लॉटरी लगती है तो खुशी के मारे उनको अटैक आता है। किसी को अगर मान लो क्रिकेट मैच देखते देखते फेवरेट प्लेयर अगर आउट हो गया तो उनको उस डर के चक्कर, शॉक के मारे अटैक आ जाता है। कोई अगर नजदीकी कोई रिश्तेदार हो, उनके अगर मरने की न्यूज़ सुनाई दी तो भी शॉक में अटैक आता है। तो अटैक मतलब क्या कि ब्लड क्लॉट जो बन रहा है वो कभी भी बन सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए क्या मेरे सिस्टम में उतनी ताकत है? अगर मेरा सिस्टम पहले से ही अच्छा रेडी है और मेरे हार्ट की ताकत अच्छी है, मेरे ब्लड वेसल अगर फ्लेक्सिबल रहेंगी, तो मुझे क्लॉट फंसने की संभावनाएं कम रहती है। और उसी वेसल्स को वापस से फ्लेक्सिबल बनाना, उस ब्लॉकेज को कम करना, यही संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा का एक उद्देश्य है। उसके अंतर्गत आपका डाइट मॉनिटरिंग, आपका पंचकर्मा, एक्सरसाइज, आपका रेगुलर मॉनिटरिंग और आपका रेगुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये 5 चीजें आती है, जिसके बदौलत आप 7 दिन में कम से कम 50-60% आपको रिलीफ मिलता है। और जो ब्लॉकेज अगर आपको देखना है तो 3 से 4 महीने में आपका 30 to 60% तक आपके ब्लॉकेजेस कम होते हुए दिखाई देते हैं और आप वापस आपके नॉर्मल लाइफ में आ सकते हो, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव। लेकिन आपने कहा 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन टू मेक इट कंप्लीट कम से कम 3 महीने की बात होती नहीं है, 90 दिनों की बात होती है। तो 7 डेज का मतलब ये है कि हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ये मतलब हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या कमियां हैं, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। आपको कितना एक्सरसाइज करना है, आपकी हार्ट की कंडीशन अगर खराब है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना होता। सबको देख के एक्सरसाइज मुझे नहीं करना, तो मेरे हार्ट की कैपेसिटी जानने के बाद ही मेरा एक्सरसाइज प्लान होता है कि मुझे इतना ही करना है, सुबह उठने के बाद में इतना ही योगासन करना है। तो ये आपके लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन हम बता रहे हैं। आपका डाइट, सबसे मेन चीज़ होती है डाइट। जिसका डाइट पे कंट्रोल नहीं है वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता। तो डाइट कंट्रोल के लिए आपका कैलोरी वैल्यूज का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे हर डिसीज के हिसाब से डाइट अलग अलग प्लान किया जाता है। तो 7 डेज आपका ये ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसके बाद फॉलो अप, ताकि आप 90 से 120 डेज में कंप्लीट रिवर्सल में आ जाइए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लैंसेट नाम का एक जर्नल है, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जर्नल एक है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है और जापी यानी जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, ऐसे कई सारे 150 से अधिक रिसर्च जर्नल्स है जिन्होंने माधवा के SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर है उसको मान्यता दी और उसको रिकॉग्नाइज किया एज वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड्स। अलावा इसके अगर आपके अंदर हार्ट ब्लॉकेजेस है या उससे संबंधित बातें जो उत्पन्न होने की संभावना है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, BP, डायबिटीज़ वगैरह, इन सब के लिए भी ये SHS काफ़ी लाभकारक सिद्ध होता है। अगर आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप फ़ोन कीजिए 02248930202 पर। माधवा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है आपसे संपर्क में रहेंगे और आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे अपने नियरेस्ट माधवा डॉक्टर के साथ। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो एक पेशेंट अपने एक्सपीरियंसेस को सुना रहे हैं। पहले उसको देख लेते हैं और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। द वीडियो प्लीज़। मैं संगीता प्रकाश जैन, मैं जलगांव से आई हूँ। मैं एक्चुअली, मेरे को वहाँ सबने डरा दिए थे कि आपका पंपिंग एकदम 20% हो गया है, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी यहाँ आकर। और हमने शुरुआत करी कि क्या होगा क्या नहीं,
पर जैसे ही फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर साहब ने हमको इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने एकदम से मेरे को हिम्मत दे दी कि कुछ नहीं, 20% आपका पंपिंग है ना, काफ़ी बढ़ा देंगे हम आपका पंपिंग। जो भी मेरे को अगर दिक्कत आती है खाने में वगैरह, व्यवस्थित नाश्ता, एक तो डाइट कम होता है पर काफ़ी एनर्जेटिक होता है। दोपहर में भी जो लेक्चर रहते थे वो तो सुनने लायक रहते थे, और उसके बाद में पंचकर्म में जाऊँ तो भी इतना बढ़िया से पंचकर्म होता था कि कहीं मेरे को कोई बात की ये ना आई, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी मैंने कोई भी स्टाफ से जो भी रिक्वेस्ट करी होंगी वो पूरी तरह से फेथफुल हुई है। और लास्ट में जो डॉक्टर्स के वगैरह भी जो हमेशा ये रहती थी इन्वेस्टिगेशन, वो भी काफ़ी सराहनीय रही मेरे लिए। तो माधव बाग एक कम खाना, गम खाना और दम जाना, यह बात बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। नमस्ते, जय जी। मेरा नाम रमेश शुक्ला है। एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि साने केयर माधव बाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधव बाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 केजीज था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधव बाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। मुझे पूरा यकीन है कि इस पेशेंट को सुनने के बाद लोगों के मन में जो भय है वो निकल जाएगा कि हार्ट डिजीज़ कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सर एक बात बता, अभी आपने डाइट के बारे में बात की जी। तो डाइट अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो आप जब डाइट प्लानिंग करते हो तो क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हो? नंबर 1, और डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट डाइट बॉक्सेस है क्या, और वो कैसे इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। तो जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा डाइट और एक्सरसाइज, मतलब आहार और विहार, ये मेरी दिनचर्या। तो डाइट में अगर हम सर्वे देखे जाए तो इंडिया में नॉर्मली हम 2000 कैलोरी का डाइट खाते हैं, लेकिन उसमें से हम अभी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें 700 to 800 कैलोरीज ही बर्न कर सकते हैं। अगर हमने जिम भी लगा दिया या मॉर्निंग एक्सरसाइज भी कर दिया तो ये एक्स्ट्रा बची हुई कैलोरीज है वो सब आपके लीवर में जमा होने वाली है या आपकी चर्बी के रूप में ब्लॉकेज में आपको जमा होकर मिलने वाली है और वही आपका डायबिटीज़ भी पैदा करने वाली है। तो इसलिए डाइट में कैलोरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे पास 4 कैटेगरी डाइट हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। सबसे पहला डाइट हमारा है रिवर्स का, उसमें ओरैक वैल्यू का डाइट हम प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है? ओरैक वैल्यूज क्या होती है? तो जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लॉकेज डेवलप क्यों होते हैं, क्योंकि वो वेसल्स के अंदर की लेयर को डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इसीलिए वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जम रहा है, उसके ऊपर कैल्शियम और फाइबर की परत जम रही है। तो उस ऑक्सीडेशन को हील करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को आपका वैल्यूज इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, उसी को ओरैक वैल्यू कहते हैं। वो डाइट में हमने आपको दे के रखी हुई है। अब ये आप मार्केट में जाके ढूंढते बैठोगे, आपका पूरा
जो खर्चा है वो बढ़ता जाएगा, आपका हेडेक बढ़ेगा। उससे अच्छा हमने आपको 2 से 3 महीने का, अगले 3 महीने का डाइट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सुबह से शाम तक का पूरा खाने का आइटम्स आपको मिलेगा। मतलब ये डिजीज स्पेसिफिक है। बिल्कुल। तो रिवर्स का मैंने बताया कि कम्प्लीटली डिजाइन फॉर ब्लॉकेजेस, जिसमें आपका सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का रोटी का आटा दाल, इवनिंग का सिर्फ ब्रेकफास्ट का आइटम, और रात का वापस नाइट का आपका रोटी का आटा और दाल, ये सारे आइटम हम आपको दे रहे हैं। दूसरा डाइट बॉक्स आता है हमारा प्रमेह का, जिसमें डायबिटीज के लिए हमने ये प्लान किया हुआ है। तो डायबिटीज में अक्सर कंसेप्ट आती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब हर चीज में ग्लूकोज है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खाने के बाद आपकी शुगर बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। तो इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के डाइट हमने उस डाइट बॉक्स में आपको प्लान किए हुए हैं। और तीसरा डाइट बॉक्स होता है हमारा गो बीपी का, जिनको सिर्फ बीपी की समस्या है। भाई बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको सिर्फ बीपी है, बाकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर ये हार्ट डिजीज की शुरुआत होती है मेन। हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर मतलब खून का प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स में डेवलप हो रहा है, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके मोटर या हार्ट के ऊपर ही रिवर्ट बैक होता है। तो हाइपरटेंशन धीरे धीरे करके आपके हार्ट को खराब करते जा रहा है, क्योंकि हार्ट को उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है। लेकिन सर जैसे बीपी की बात कही आपने, हाई बीपी भी रहता है, लो बीपी भी रहता है। हाँ, तो उसके अनेक कारण होते हैं। तो बॉक्सेस आपके हिसाब से खतरनाक होता है, क्योंकि आपके सिस्टम में उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ रही नहीं है, इसलिए लो बीपी काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हाइपरटेंशन में आपकी वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे लो बीपी में हाइपोटेंशन में आपका वेसल ऑलरेडी फ्लैक्सिड हो चुका है, जिसके वजह से वहाँ पे आपको टाइटनिंग की ट्रीटमेंट होती है, जो कि आज के डेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। जो ओल्ड एज में हम देखते हैं, या किसी का सोडियम पोटेशियम का मात्रा कम होती है, जिसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट या सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये अगर हैम्पर होता है तब भी जाके बीपी लो होता है, या एनीमिक कंडीशंस होती है जिसके कारण बीपी लो रहता है। तो अगर आइडेंटिफाई हमने कर लिया तो उसका इलाज कर सकते हैं। तो चौथा डाइट बॉक्स हमने बोला स्वास्थ्यम का। तो स्वास्थ्यम डाइट बॉक्स का मतलब होता है कि आपको सिर्फ जिनको वेट लॉस करना है, बाकी उनको मेडिकल कंडीशन कुछ नहीं है, चेकअप आपने कर लिया है, आपका कार्डियक कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ ओबेसिटी के लिए जिनको वेट लॉस एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे वेट लॉस का मतलब क्या कि कुछ लोग अपने आप से वेट लॉस करते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है, उसके बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, उल्टा वजन बढ़ते जा रहा है, तो उनको हमारी ट्रीटमेंट की जरूरत डेफिनेटली है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हाई फाइबर का डाइट हमारा जो है 3 महीने का लिया, तो अगले 3 महीने में आपका 12 से 15 किलो का वेट लॉस होकर मिलता है। और प्लस इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो आपके लीवर का, आपके थायराइड का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है, जिसके कारण वो आगे आपको कई महीनों तक, कई सालों तक वो वेट मेंटेन होकर मिलता है। तो आपका ये 4 डाइट बॉक्स, जिसमें रिवर्स, प्रमेह, गो बीपी और स्वास्थ्य, ये 4 डाइट बॉक्स हमने अलग अलग डिसीजेस के लिए प्लान किए हुए हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जी, मैं जैसे कह रहा था बीपी की बात कर रहे हैं हम, तो आपने गो बीपी नाम का एक किट तैयार किया है, तो हाई बीपी और लो बीपी दोनों के लिए वही काम का है। क्योंकि लो बीपी भी अगर होता है तो उसमें जनरली हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम की मात्रा जो है वो बैलेंस नहीं हो जाती है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए हमारे गो बीपी डाइट में पोटेशियम की मात्रा हमने अच्छे से दी हुई है। नॉर्मली पोटेशियम हमारे खाने में से वो धुल जाता है जब भी हम सब्जियां कुक करते हैं, या ओवर कुक कभी कभार होता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम की मात्रा है वो निकल जाती है, और फिर अरिथमिया डेवलप होने लगते हैं पेशेंट्स को। अरिथमिया मतलब जो ईसीजी में दिखता है कि एक ताल में हार्ट चलना चाहिए, वो बेताल हार्ट चलता है। वो कभी कभार वो पेस मेकर लगाने की नौबत आती है, या एक डिवाइस आता है आईसीडी का, जो हार्ट को, अगर हार्ट बंद होने की चांस होते हैं तो हार्ट को शॉक डिलीवर करता है। तो ऐसे डिवाइसेस आने की नौबत आती है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत लोग जानते ही नहीं है कि हाइपरटेंशन इटसेल्फ इज अ हार्ट डिसीज, मेन कॉज। बट हाइपरटेंशन का कॉज होता है कि जो हार्ट को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें सोडियम पोटेशियम का रोल बहुत ही बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हम सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम का ही मात्रा देखते हैं, पोटेशियम मात्रा के लिए रॉक सॉल्ट भी है, लेकिन एक सेलरी सॉल्ट आता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस उसमें ऐसे जो कंटेंट है, जो दवाई मिलाई जाती है हमारे डाइट बॉक्स में, जिसके कारण आपका बीपी अच्छा खासा कंट्रोल में मिलता है। अगर लो भी है तो कम से कम उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, कि उससे वो और कम लो ना हो जाए, ताकि वो सर्वाइवल आपका हो जाए। और बहुत ज़्यादा हायर रिस्पॉन्स है तो उसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आपको मदद मिलती रहे। जी,
तो सर जैसे बता रहे थे डाइट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपके डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप के डिजीज, उसके अनुसार माधव बाग ने अलग अलग किस्म के डाइट बॉक्सेस तैयार किए हैं। आपके लिए कौन सा डाइट बॉक्स सूटेबल है ये जानने के लिए एक मिस्ड कॉल दीजिए। आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है 0224893002 पर, और डॉक्टर्स जो है आपसे संपर्क में रहेंगे और आपको वैल्यूबल सजेशन देंगे। सर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मल पर्सन है क्या वो इस डाइट बॉक्स का यूज़ कर सकता है? नॉर्मल, उसको कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्मल इंसान मतलब क्या, कि आपको पहले तो आपका असेसमेंट करना जरूरी है। आपने अगर देखा होगा कि एक सर्वे के अनुसार जो मैक्सिमम डेथ जो आ रही है वो हर 33 सेकंड में क्यों आ रही है और कौन से एज में आ रही है, तो आपके 25 to 40 एज, ये जो एज ग्रुप है इसमें अधिकतर मृत्यु ज्यादा हो रही है। जैसे कोविड के सेकंड फेज में भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा डेथ जो रेशो था वो इसी एज ग्रुप में ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक अवेयर नहीं है। यहाँ की पब्लिक जो इस एज ग्रुप की पब्लिक है, इंक्लूडिंग मी आल्सो, तो इसमें अवेयरनेस की काफी कमी हो जाती है कि आपका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, आपका हार्ट आपके स्ट्रेस को झेलने को तैयार है क्या। और स्ट्रेस का मतलब वही होता है जब हार्ट अटैक आता है तो बहुत ही इमरजेंसी का स्ट्रेस हार्ट को झेलना पड़ता है। तो उस स्ट्रेस को झेलने के लिए क्या मेरा हार्ट आज के डेट में सक्षम है क्या, सक्षम है क्या, तो वो जानने के लिए सबसे पहला तो कार्डियक रिस्क असेसमेंट ये करना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत आपका HbA1c, मतलब जो खराब हमारा खान पान है, लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से मुझे कुछ शुगर की संभावना है क्या, वो जानना जरूरी है। दूसरा स्ट्रेस टेस्ट, मतलब हार्ट को स्ट्रेस देके हम टेस्ट करते हैं कि हार्ट के ECG में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट है उसमें 2D इको विथ GLS को। 2D इको में हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो समझ में आता है, हार्ट के चेम्बर्स हम देखते हैं कि उनका साइज बराबर है। और GLS स्कोर मतलब ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हार्ट के मसल का कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी हम चेक करते हैं कि ब्लॉकेज आपकी कितनी भी हो, अगर आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन अच्छे है, स्ट्रॉन्गर है, तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन आपको ब्लॉकेज 0 भी है और आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बहुत पुअर है, तब आपको वहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है। इसीलिए माधव बाग में 2D इको विद GLS स्कोर ये एडवांस टेस्ट किया जाता है। और एक पंचकर्मा हम देते हैं ताकि आपको पता लगे कि माधव बाग में क्या स्पेशली अलग से पंचकर्मा किया जाता है। तो ये बहुत ही किफायती में, जो जिसकी कीमत 7,000 के आसपास है, उसी को हम 1,999 मतलब 2,000 के कॉस्ट में आपको हम दे रहे हैं। तो नॉर्मल इंसान को भी अगर डाइट बॉक्स भी लेना है या पंचकर्मा करना है या कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो पहले आप अपना ये जांच जरूर करवाएं, किफायती दामों पर। बिल्कुल जी सर, आयुर्वेदिक प्रोसेस जो है आप भी जानते से भी जानते हैं एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आज लिया और कल ठीक हो गया ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में 2 चीज़ों के लिए खासकर हार्ट पेशेंट्स को लेकर ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रा टाइम लगता है ठीक होने में। आपने जैसे कहा 90 डेज लग सकता है, राइट? तो क्या हार्ट तब तक उस चीज़ को झेल पाएगा? नंबर 1, कितना समय लगता है? एंड सेकेंडली, क्या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अभी मेरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है या मेरे में चेंजेस आने लगे, या हम कैसे महसूस कर सकते हैं? हार्ट का फंक्शन मेजर करने के लिए बेसिक टेस्ट होती है 2D इको में, जो इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब हार्ट का पंपिंग, इन शॉर्ट जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हार्ट का पंपिंग का जो पावर है वो नापते हैं, उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। EF कितना होना चाहिए सर? नॉर्मल होना चाहिए 55% और उसके ऊपर। अब माधव बाग का एक रिसर्च पेपर है जिसमें लो EF, जिनका EF 40% से भी कम है, वैसे पेशेंट का जो स्टडी हुआ है उनका 7 दिन में कम से कम 4 से 5% का हमने EF बढ़ा के दे दिया है। तो 7 दिन में अगर 4 से 5% का EF बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक इज द फास्टेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि जानी मानी, जो हम बोलते हैं कि 90 डेज का रिवर्सल है। और रिवर्सल का फेज ही वो है कि आपका प्रोग्रेस तो होता रहता है, लेकिन आपका रिवर्सल मतलब आपके लाइफ का ऐसा एक दिन था जिस दिन तक आपको एक भी दवाई की जरूरत नहीं थी, वो दिन वापस लाने के लिए 90 डेज का प्रोसेस है। आपका इम्प्रूवमेंट तो डे 1 से ही चालू हो जाता है कि आप जब हॉस्पिटल में आते हो तो आपका माहौल जब देखते हो कि बाकी हॉस्पिटल के जैसा माहौल नहीं है, यहाँ पे फ्रेश वातावरण है, हंसते खेलते इलाज हम करते हैं। तो सुबह 4 बजे से उठा के पेशेंट का मॉर्निंग वॉक, योगा, उनका मॉनिटरिंग, सुबह का एक पंचकर्मा, उनका एक लेक्चर किस लिए देते हैं? क्योंकि पेशेंट को अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माधव बाग में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि आपकी बीमारी का कारण ये है, इसको आप अवॉइड करो। पूरे 7 डेज उसको बिल्कुल वापस दोपहर में एक्सरसाइज करा के शाम को हम उनको
पंचकर्मा कराते हैं और एक छोटा सा गेट टुगेदर करा के वापस एक नाइट राउंड लेके उनको हम सुलाते हैं। मतलब दिन भर की एक्टिविटीज मॉनिटर करते हुए उनका शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कैसा है, उनके ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे, ये सब हम चेक करते हैं। और इसी का परिणाम जो मैंने बताया कि रिसर्च में साबित हुआ कि हमारे 7 दिन के ट्रीटमेंट में ही सिर्फ 5 से 6% का इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके इजेक्शन फ्रैक्शन में। मतलब ये फास्टेस्ट ट्रीटमेंट है और रिवर्सल आने के लिए आपको 90 डेज का समय लगने वाला है। अब एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, एक रिसर्च हुआ था स्टैटिन्स के ऊपर। स्टैटिन्स का मतलब ये सब जानते हैं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई चलती है या शुगर की दवाई होती है, हाइपरटेंशन की दवाई होती है, साथ में रोजुवास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन, ये सब दवाइयाँ चलती रहती हैं। अगर ये दवाइयाँ हमने 18 महीने खाई, मतलब 1.5 साल तक अगर खाई, तो हमारे ब्लॉकेजेस 3 से 4% कम होते हैं। ऐसा उन्होंने साबित किया हुआ है एलोपैथी डॉक्टरों ने। लेकिन माधवबाग के जो रिसर्च पेपर्स है उसमें हमने ये पाया है कि आपके 3 से 4 महीने में ही कम से कम 30 to 60% ब्लॉकेजेस कम हो रहे हैं। तो 18 महीने से 90 डेज जो पीरियड है काफ़ी कम है, तो इसीलिए माधवबाग का जो एसएच ट्रीटमेंट है वो काफ़ी फास्ट है, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि माधवबाग के पास 3 रेजिडेंशियल हॉस्पिटल हो गए। पहले कोपोली और कोंडाली में था, अब विशाखापट्टनम में इनका नया सेंटर खुला है। वहाँ के लोग ज़रूर इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा और कोई समस्या है, जैसे हेल्थ को लेकर, हार्ट को लेकर, किडनी को लेकर, या बीपी या कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ को लेकर, तो आप माधवबाग के किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। माधवबाग के कम से कम 350 से ज़्यादा क्लिनिक्स पूरे इंडिया में फैले हुए, उनके डिफरेंट फ्रेंचाइजीज है। आप इनमें से अपने नियरेस्ट डॉक्टर का नाम बता के आप सेलेक्ट कर सकते हैं और 022489300202 पर मिस कॉल देंगे तो माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपका अपॉइंटमेंट एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ फिक्स करेंगे और आप आपके समस्या को डील कर सकते हो। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बल्कि ऐसा कह सकता हूँ कि पर्सनल क्वेश्चन है। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग आदमी है जिनके पैर हमेशा सूजे हुए रहते जी, चलते समय दम आता उनको, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को भी जब डायग्नोस किया गया तो पता चला उनका हार्ट एनलार्ज्ड है, तो क्या ऐसे पेशेंट्स को भी ये जो SHS मेथड है या डाइट किट है ये सूटेबल हो सकता है? बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट्स है, उनका अगर हार्ट बड़ा हुआ है, मतलब हार्ट का चेम्बर का साइज बढ़ता है, जिसको कार्डियोमेगाली या हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि हार्ट का काम होता है कि आपका जो खून है वो पूरे शरीर को भेजना और वहां से वापस लेना। जैसे मैंने पहले कहा कि हृदय मतलब रिसीव करना और देना, मतलब टू रिसीव एंड टू गिव, ये काम करता है। री और दय, हृदय का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और वापस देना। तो अगर हार्ट उस ब्लड को वापस फेंक रहा है लेकिन वापस ले नहीं पा रहा है, अगर खींच नहीं पा रहा है, इसका मतलब उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट को जितना काम करना चाहिए था उस अपेक्षा से वो कम काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर का मतलब है कि उसको दोबारा से हम पढ़ाई करा के, कुछ एक्सरसाइज करा के, कुछ पैरामीटर इंप्रूव करके, पंचकर्मा का जोड़ दे के, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा के उनको हम वापस से पास करा सकते हैं। मतलब जो लो पंपिंग है या कार्डियक साइज जो बड़ा हुआ है उसको नॉर्मलाइज करने में डेफिनेटली संपूर्ण शुद्धिकरण का उसको फ़ायदा मिल जाएगा। जी, एज एक फैक्टर है सर। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा था, वो ओल्ड है, वो काफ़ी ओल्ड है, तो उनके लिए भी ये लागू हो सकता है? उनके लिए अगर आपका 90 डेज भी आप लोगे तब भी 90 डेज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। सबसे पहला हार्ट को जो है आपका सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है, और जो वेनस रिटर्न जो आपके पैरों में या हाथों में स्वेलिंग के रूप में पड़ा हुआ है वही हम पंचकर्मा द्वारा हार्ट की तरफ वापस भिजवाने का काम करते हैं। मतलब अगर हार्ट को मदद मिलती रहेगी तो हार्ट अपना इलाज खुद करना चालू कर देता है। साथ में जो पंचकर्मा से मेडिसिन दी जाती है या ओरल मेडिसिन दी जाती है उससे हार्ट के मसल्स की ताकत और बढ़ना चालू होती है। तो इसीलिए एवरेज टाइम पीरियड 90 to 120 डेज का है, तो एज फैक्टर कोई मैटर नहीं करता है। डेफिनेटली सभी पेशेंट्स को सभी एज ग्रुप में संपूर्ण शुद्धिकरण का डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। जी, अगर आप हार्ट डिजीज से ग्रसित हो या आपको डायग्नोस किया गया कि आपका ब्लॉकेजेस वगैरह है, तो तुरंत आपसे सजेस्ट किया जाता है कि आप सर्जरी करा लीजिए या एंजियोप्लास्टी करा लीजिए। इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले, एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड हु बेटर देन माधवबाग, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की रिसर्च बेस्ड मेथड है और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है SHS, तो एक बार इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जैसे एंजियोप्लास्टी किसी ने कर लिया हो
उसको मालूम नहीं था माधव केयर में एंजियोप्लास्टी करा लिया हो या बाईपास करा लिया होगा उसने, क्या ऐसे पेशेंट्स भी इधर आ सकते हैं SHS ट्रीटमेंट के लिए? क्या इफेक्ट होगा उसका, क्योंकि ऑलरेडी इसके भुग चुके हैं। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक बार स्टेंट का ये निकाल दिया या फिर ब्लॉकेजेस फिर से आ सकते हैं, रीडेवलप हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई हार्ट की समस्या आती है तो हम तुरंत एंजियोग्राफी की तरफ भागते हैं, और एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज समझ में आते हैं उसके बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास यही उपाय होता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, पहले अगर आपको डिसीजन लेना होता है कि अगर ऑपरेशन करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ऑपरेशन टाल सकते हो। अगर आपने ऑपरेशन कर भी लिया है, बहुत बार डर के मारे या अवेयरनेस नहीं होता है जिसकी वजह से हम ऑपरेशन करा लेते हैं, तो लेकिन ऑपरेशन में ये समझ लो कि वो ट्रीटमेंट आपका रिवैस्कुलेशन है। मतलब जो हार्ट को ब्लड सप्लाई रुका हुआ था उस रास्ते को हमने क्या किया है, थोड़ा सा हमने क्लियर किया हुआ है। मतलब वहाँ पे स्टेंट डाल के हमने क्या इलाज किया नहीं है, किया है। हाँ, कि ब्लॉकेज को थोड़ा सा हमने साइड करके उसकी जगह हमने बना दी है। और बाईपास मतलब जो ब्लॉकेज था उसको हमने बाईपास कर दिया और दूसरा रास्ता हमें जोड़ दिया। अब वहाँ पे नए रास्ते पे दोबारा ब्लॉकेज बन सकता है। मतलब मेन रोड का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहला ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। मतलब पब्लिक का अवेयरनेस और वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बिठाने चाहिए। तो वही अगर हमने नेचुरल प्रोसेस से किया कि हमारा डाइट कंट्रोल, हमारा रेगुलर एक्सरसाइज, हमारा पंचकर्म की जो अंदर जमा है पहले उसको क्लीन करते जाए, जितना भी कचरा है पहले क्लीन करो, शुद्धिकरण करो और टॉक्सिन्स बाहर निकालो, और फिर आपको ये पता लग गया कि डाइट और एक्सरसाइज का संतुलन कैसे करना है, तो दोबारा आपको ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आप इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हो। जी, मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार याद दिला दूं कि माधवबाग ने हृदय रोग मुक्त भारत अभियान शुरू किया है और बहुत जल्दी ये विदर्भ से इसकी शुरुआत होने वाली है। इसका लाभ ज़रूर उठाइए। जैसे सर ने कहा कि एक और हॉस्पिटल खुल गया है विशाखापट्टनम में, अपार्ट फ्रॉम कोंडाली एंड खोपोली, विशाखापट्टनम में एक नया ब्रांच है। प्लस इसके अलावा 350 से अधिक क्लिनिक्स है, माधवबाग क्लिनिक्स। अपने नियरेस्ट क्लिनिक के पास जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए और गेट वेल ट्रीटेड बाय द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और इंडिया का सबसे एंशिएंट है, वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट प्रोसेस से आप ट्रीट करा लीजिए। सर, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? एडवाइस अभी के ज़माने में यही है कि अगर आपको कुछ भी लक्षण समझ में आते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ के पहले, हार्ट अटैक के पहले भी कुछ सामान्य तौर पर लक्षण हमें महसूस होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, चलते वक्त सांस फूलना, पैरों में हल्की हल्की सूजन या पैरों में नमने सुन्नपन होना। अगर ये कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है, जैसे सीने में भारीपन महसूस होना या हाथ पैर में दर्द होना, तो ये सिम्टम्स अगर आपको कहीं भी कभी ना कभी तो महसूस अगर होते हैं, तो कम से कम एक बार आपके हार्ट की जांच जरूर करा लीजिएगा। अगर आपके हार्ट में कैसे ऐसे शुरू करनी चाहिए? किसी भी एज में कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी एज का कोई बैरियर रहा ही नहीं है। तो अर्ली एज में भी आपके जैसे 15-20 ईयर्स में भी आपके हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो छोटे बच्चों में हार्ट अटैक जल्दी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। उसका कारण ही वही है कि हमने आउटडोर गेम्स पूरे बंद कर दिए हैं, सिर्फ इंडोर गेम्स हम कर रहे हैं। मतलब लाइफ टाइम हमने पूरी खराब करके रखी हुई है। तो इसीलिए इनमें से लक्षण अगर हमको समझ में आते हैं तो कभी ना कभी आपका एक बार हार्ट चेकअप होना ज़रूरी है। अगर आपके हार्ट में कोई खराबी नहीं है तो आप आपकी लाइफ एंजॉय करो, उसको मेंटेन करो। अगर खराबी दिख रही है तो उसको सही समय पे दुरुस्त करके लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, प्लेजर sir. एज यूजुअल टॉकिंग टू थैंक यू यू। सर।